नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और एमकेएच की क्लास 6 की एसएसटी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 6 के जो एसएसटी का भूगोल वाला पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है सौर मंडल उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सौर मंडल जो है उसको हम केवल और केवल 10 क्वेश्चन में सारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। केवल और केवल 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरे के पूरे सौर मंडल को कवर कर देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें कुछ जानकारी जुटानी होगी जिसे हम चैप्टर नंबर 0 के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 0 को स्टार्ट करते हैं हम। उन 10 क्वेश्चन से पहले कुछ जानकारी हमें पता होनी चाहिए, और वो क्यों पता होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा कि दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष क्या है, तो आपको पता है अंतरिक्ष क्या है, बट आप उसको शब्दों में पिरो करके नहीं बता सकते कि अंतरिक्ष क्या है। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि तारा क्या है, तारे क्या होते हैं, तो आप जवाब दे भी देंगे कि जो आसमान में रात में टिमटिमाते हैं उन्हें हम तारे कहते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य भी तो एक तारा है और सूर्य तो रात को नहीं टिमटिमाता है। तो फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे तारे को, कैसे अंतरिक्ष को डिफाइन करेंगे, कैसे आप ब्रह्मांड को डिफाइन करेंगे, तो वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और आपको पता है कि ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा हिस्सा है सौर परिवार, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल। तो पहले हम बड़ी चीज़ को जान लेते हैं, उसके बाद हम सौर मंडल को अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 0 है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ये बुक में कोई चैप्टर नहीं है चैप्टर नंबर 0, क्योंकि ये समझ लेते हैं फिर हमारे को सौर मंडल पढ़ने में आसानी होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि खगोलीय पिंड क्या है। और दोस्तों अंतरिक्ष और खगोलीय पिंड मिला करके ही क्या बना लेते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। तो अंतरिक्ष क्या है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अंतरिक्ष क्या है, अनंत असीम आसमान को ही क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। आसमान है, आसमान खूब बड़ा, कभी अंत जिसका कभी अंत ही ना हो, ऐसा आसमान क्या है, अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष का जब भी आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष क्या है, तो आप आंसर देंगे कि अनंत असीम आसमान ही क्या है, अंतरिक्ष है। मतलब अंतरिक्ष में हम अगर ऊपर जाते जाएं तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो खगोलीय पिंड सिंपल सी बात कि अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं, जितने भी उल्का पिंड है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, जिसमें हमारे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि, मंगल और बुध, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं सबको मिला लिया जाए, चाहे कोई भी हम किसी मर्जी की बात करें, तो वो क्या है, एक पिंड है। तो खगोलीय पिंड में हम क्या लिखेंगे कि आसमान में फैले तारे, उल्का ग्रह, आसमान में फैले तारे, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, जिसमें हमारे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी शामिल है, सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। अब हम ये भी जानेंगे कि तारे क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन पहले हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, वो है कि तारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि तारे क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कि तारा क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये क्या होते हैं, बहुत ही बड़े और बहुत ही गर्म खगोलीय पिंड होते हैं। तो तारा क्या होता है, विशाल तथा अति गर्म। एक तो बहुत बड़े होते हैं, दूसरी चीज बहुत गर्म होते हैं, और तीसरी चीज कि गैसीय पिंड होते हैं, मतलब गैसों से बने होते हैं, गैसीय पिंड होते हैं।
और दोस्तों अति गर्म होते हैं और गैसीय पिंड होते हैं तो ये क्या करते हैं कि लगातार ऊष्मा ऊर्जा को विकिरित करते हैं, मतलब ऊष्मा छोड़ते हैं। और आपको पता होगा कि हमें ऊष्मा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो तारे के बारे में 3 चीजें कि विशाल होते हैं, अति गर्म होते हैं, गैसीय पिंड होते हैं। इसी के अलावा अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करते हैं। गर्मी जो आती है कहाँ से आती है, सूर्य से। ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करते हैं या ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं या बनाते हैं, निकालते हैं। चलिए अब हमने कह दिया कि गैसीय पिंड होते हैं यानी गैसों से बने होते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर कौन सी गैस से पाई जाती है, तो ये भी हमें बताना होगा कि ये जो है हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण के बने होते हैं, मिश्रण से बनते हैं। यानी हाइड्रोजन व हीलियम गैसें ज़्यादातर मात्रा में इसमें पाई जाती है, और भी गैसें पाई जाती है लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन व हीलियम पाई जाती है। उसी के बाद नेक्स्ट लिखना है कि सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। और दोस्तों जब हम सौरमंडल चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर जब हम सूर्य पढ़ेंगे तो सूर्य के बारे में भी हम यही 3 बातें लिखेंगे, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो जो तारे की परिभाषा होगी वही क्या हो जाएगी, सूर्य की परिभाषा। तो चलिए वहाँ पर भी हम देखेंगे। इसके बाद तारे का हमें पता चल गया। अब दोस्तों तारा क्या होता है पता चल गया, खगोलीय पिंड क्या होता है ये हमें पता चल गया। अब दोस्तों सिर्फ आपको सुनना है, इनकी परिभाषा हम सौरमंडल चैप्टर में करेंगे। ग्रह क्या होता है, तो दोस्तों ऐसा खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश नहीं होता। देखिए तारे का तो अपना प्रकाश होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। वो किससे चमकते हैं, तारों के प्रकाश से चमकते हैं। इनकी खुद की कोई ऊष्मा नहीं होती है, वो किससे ऊष्मा लेते हैं, तारों से ऊष्मा लेते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। अब बात आती है उपग्रह की। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उपग्रह बोला जाता है। तो इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया। और छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं, अब ये तो बड़े बड़े पिंड हो गए, छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, उनको उल्का पिंड बोला जाता है, जो छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। चलिए ये तो बात हो गई हमें क्लियर। अब हम नेक्स्ट इसमें जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है, नक्षत्र मंडल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। फिर हम चैप्टर फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1। अब दोस्तों क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के ही बड़ी चीज़ें बनाएंगी। जैसे सबसे पहले बात आती है कि तारकीय मंडल क्या होता है, तारकीय मंडल। उसके बाद बात आती है नक्षत्र मंडल क्या होता है, नक्षत्र मंडल। और उसके बाद तीसरी बात आती है कि आकाश गंगा क्या होता है। और चौथी बात आती है कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो दोस्तों ये चारों चीजें आपस में मिलकर के ही बनती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि तारकीय मंडल क्या होता है, तो दोस्तों अगर कोई एक तारा, एक या दो तारे, अगर कोई कुछ तारे जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 से ज्यादा नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे कि कुछ तारे तथा कुछ ग्रह उपग्रह मिलकर तारकीय मंडल बनाते हैं। यानी दोस्तों एक तारा ले ले या फिर 2 तारे ले ले, 2 से ज्यादा नहीं, 1 या 2 तारे, कुछ ग्रह और कुछ उपग्रह मिलकर के क्या बनाते हैं, एक तारकीय मंडल बनाते हैं। और दोस्तों जो सौर मंडल है वो भी क्या है, एक तारकीय मंडल है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि सौर मंडल या सौर परिवार भी क्या है, सौर मंडल भी एक तारकीय मंडल है। तो ये सौर मंडल जो है वो एक तारकीय मंडल कैसे है, तो दोस्तों तारकीय मंडल में क्या होता है,
कुछ तारे और कुछ ग्रह, कुछ उपग्रह मिलकर के जो परिवार बनाते हैं उसे तारकीय मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल में भी वही है दोस्तों, एक तो है सूर्य, और सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे जो भी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सूर्य, 8 ग्रह और छोटे छोटे उपग्रह मिलकर के क्या बना रहे हैं, सौर मंडल, जो कि क्या है, एक तारकीय मंडल है। चलिए, ये तो बात हमें समझ आ गई। अब नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो दोस्तों नक्षत्र मंडल में क्या होता है कि तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसमें केवल तारों का समूह आता है, तारों का समूह। केवल अगर तारों का समूह देखा जाए तो तारों, अगर एक तारा नहीं कई सारे तारे को मिला करके अगर कोई समूह बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि एक तारा है, एक तारा ले लिया और उसके साथ उसकी और फैमिली ले ली तो उसको हम क्या बोलेंगे, तारकीय मंडल। लेकिन केवल हम तारों को ले लें तो वो क्या हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। और दोस्तों यहाँ पर तो क्या हुआ, कुछ तारों का समूह, अगर लाखों हजारों तारों का समूह ले लिया जाए और उसमें तारकीय मंडल उनकी फैमिलीज को भी मिला लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, आकाश गंगा। यानी आकाश गंगा क्या हो जाएगा, हजारों तारकीय मंडल तथा नक्षत्र मंडल को मिला करके क्या बनती है, आकाश गंगा बनती है। तो हजारों नक्षत्र मंडल तथा तारकीय मंडल को मिलाकर एक आकाश गंगा बनती है। यानी हजारों नक्षत्र मंडलों और तारकीय मंडलों का जो समूह है वो क्या होती है, एक आकाश गंगा होती है। और दोस्तों अब क्योंकि सौर मंडल भी किसी ना किसी आकाश गंगा का हिस्सा ही होगा, तो सौर मंडल, अब सौर मंडल में पृथ्वी है तो पृथ्वी किस आकाश गंगा का हिस्सा है, ये भी नोट डाल करके लिख लेना कि जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी या ऐरावत। मंदाकिनी या ऐरावत। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सौर मंडल मंदाकिनी या ऐरावत नामक आकाश गंगा का हिस्सा है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी आकाश गंगा में रहते हैं, हम कौन से तारकीय मंडल में रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट बनता है ब्रह्मांड। तो हजारों लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के क्या बना लेती हैं, ब्रह्मांड। तो सिंपल सी बात दोस्तों कि अनेकों तारों का जो समूह होता है वो नक्षत्र मंडल होता है। कुछ तारे और ग्रह मिल जाएं तो तारकीय मंडल बनता है। तारकीय मंडल और नक्षत्र मंडल को मिला करके आकाश गंगा बनती है, और हजारों आकाश गंगाओं को अगर मिला दिया जाए तो ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, हजारों लाखों आकाश गंगा आकाश गंगाओं का समूह जो है वो दोस्तों क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। और दोस्तों अब यहाँ पर एक लास्ट और चीज, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 0 कंप्लीट हो जाएगा। ये है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड बना कैसे। ब्रह्मांड में सबसे पहले आकाश गंगा, नक्षत्र मंडल, तारकीय मंडल, तारे, उल्कापिंड आए कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिद्धांत दिया गया जो कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है, यानी ब्रह्मांड बनना कैसे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई इसके बारे में बताता है बिग बैंग सिद्धांत। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कौन बताता है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है बिग बैंग सिद्धांत। और ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है, ये सिर्फ आपको सिर्फ समझना है कि ये क्या है। तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत ये कहता है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ध्यान से सुनिएगा कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ था,
और विस्फोट के चलते जो ब्रह्मांड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे ग्रहों में, छोटे छोटे उपग्रहों में टूट गया था। अब क्या हो रहा है कि ये ग्रह और उपग्रह विस्तार करते जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं और क्या बनाते जा रहे हैं, ब्रह्मांड बनाते जा रहे हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 0 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल। तो सौर मंडल अब आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि सौर मंडल क्या है। सौर मंडल एक तारा, कुछ ग्रह और कुछ उपग्रह, कुछ उल्का पिंडों का समूह है। अब चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, केवल और केवल 10 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो बनता है सौर मंडल या सौर परिवार क्या है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है कि सौर परिवार या सौर मंडल क्या है। दोस्तों बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा कि सौर परिवार है क्या एक्चुअल में। तो दोस्तों सौर परिवार क्या है कि सूर्य तथा कुछ ग्रह तथा कुछ उपग्रहों का एक सम्मिलित समूह है। मतलब क्या है कि सूर्य क्या है, एक तारा है, और सौर परिवार क्या है, सूर्य, कुछ ग्रह, कुछ उपग्रह, कुछ धूमकेतु, कुछ उल्कापिंड का सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार, सौर जगत या सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा, इसका आंसर आपको फटाफट से लिखना है। सूर्य कोमा ग्रह कोमा उपग्रह, सूर्य कोमा ग्रह कोमा उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों का विशाल खगोलीय समूह। यहाँ एक चीज हमने मिस कर दी कि सूर्य तथा कुछ ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों का विशाल खगोलीय समूह ही सौर परिवार या सौर जगत कहलाता है। अब दोस्तों सौर जगत में मुख्य रूप से क्या चीज हमें पता चल रही है, मुख्य रूप से सौर परिवार में सूर्य हमें पता चलता है। तो दोस्तों जो सूर्य है उसको सौर परिवार का पिता या सौर परिवार का जगत या सौर परिवार का मुखिया भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण जो सौर परिवार है वो किस पर टिका हुआ है, वो सूर्य पर टिका हुआ है। संपूर्ण सौर परिवार को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक परिवार को कौन चलाता है, उनका पिता चलाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से सौर परिवार को कौन चलाता है, सूर्य चलाता है। तो चलिए ये हमें सब समझ में आ गई है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर परिवार की आयु जो है वो 460 करोड़ वर्ष है। तो आपको ये भी लिखना है कि वैज्ञानिकों के अनुसार सौर परिवार की आयु 460 करोड़ वर्ष है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि सौर परिवार क्या है। सौर परिवार सूर्य तथा कुछ ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों का विशाल खगोलीय समूह है जिसे क्या बोला जाता है, सौर परिवार या सौर जगत या सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य इसका मुखिया, जनक या पिता है। इसकी आयु जो है वो 460 करोड़ वर्ष है। चलिए ये हमें समझ आ गया है।
अब दोस्तों अब सिंपल सी बात है कि हम ग्रहों पर बाद में चलेंगे। हम स्टार्टिंग से चलते हैं। पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रहों के बारे में, उपग्रह के बारे में, धूमकेतु के बारे में, उल्का पिंडों के बारे में, धीरे धीरे एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस पर कि सूर्य पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा सूर्य। तो दोस्तों जब हमने चैप्टर नंबर 0 की बात की थी तो वहाँ पर हमने किसकी डेफिनेशन देखी थी? तारे की। और हमने देखा था कि जो तारे की डेफिनेशन होगी वही किसकी होगी? सूर्य की डेफिनेशन होगी। तो वही डेफिनेशन आपको दोबारा से यहाँ पर लिखनी है कि जलती हुई सूर्य, जलती हुई गैसों का विराट या विशाल पिंड है। अब देखिए एक और चीज की जो इसकी सतह है वो अस्थिर रहती है। इसकी सतह सदैव अस्थिर रहती है। इसकी सतह जो है सदैव अस्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई ठोस चीज होती है तो वो उसकी सतह स्थिर रहती है, लेकिन ये तो गैसों से बना है। तो गैसों, जब गैसें बनी है तो गैसों की ऐसे कोई सतह तो होती नहीं है, हमें पता चल गया। चलिए अब है कि इसकी सतह सदैव अस्थिर रहती है। तीसरी चीज और क्या है? वहां पर हमने पढ़ी थी कि जितने भी तारे हैं वो किसके सम्मिश्रण से बने हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैस के। तो हम ये भी लिखेंगे कि यह हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस का सम्मिश्रण है। चलिए ये भी हमें समझ आ गया, सम्मिश्रण है। इसके अलावा सूर्य को सौर परिवार का जनक या पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने गुरुत्वाकर्षण से संपूर्ण सौर परिवार को अपने साथ बांधे रखता है। तो आपको ये भी लिखना है कि यह अपने गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सौर परिवार को बांधे रखता है। बांधे रखता है का मतलब कि अपने साथ रखता है, इधर उधर जाने नहीं देता है, उनकी एक निश्चित गति करवाता है। अब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल अपनों ने सुना था कि ये तो धरती के लिए होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक पिंड के अंदर पाया जाता है, जो कि ऐसा पिंड होता, एक ऐसा बल होता है जो सभी चीजों को उस पिंड की तरफ खींचता है। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में जब भी पेड़ से फल गिरता है तो वो पृथ्वी की तरफ आता है। तो वैसे ही अगर हम चंद्रमा की बात करें या सूर्य की बात करें तो वो भी क्या करते हैं? सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींच करके रखते हैं। और यही वजह है कि सूर्य जो है सौर परिवार को बांधे रखता है। चलिए ये बात तो हो गई क्लियर। अब सूर्य जो दूसरा क्वेश्चन था वो हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सौर परिवार के ग्रह। सौर परिवार में हमने पहले ही देख लिया कि सौर परिवार में 8 ग्रह होते हैं। वो कौन कौन से ग्रह होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनके कौन कौन से उपग्रह होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है सौर परिवार के ग्रह। तो दोस्तों सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों का आपस में टकराना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब क्या करते हैं? अपनी अपनी निश्चित पथ में घूमते हैं और उस निश्चित पथ को क्या बोला जाता है? कक्ष बोला जाता है। तो दोस्तों ये है सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं और अपने निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। तो क्योंकि 8 ग्रह हैं तो हमें 8 अलग अलग जो है पथ बनाने पड़ेंगे। और एक और हमें बनाना पड़ेगा। चलिए 8। तो दोस्तों ये जो है 8 ग्रह इस प्रकार से इन पथों में चक्कर लगाते हैं, और इन पथ को क्या बोलते हैं? इन पथों को कक्ष बोलते हैं।
अब दोस्तों एक ग्रह यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, दूसरा ग्रह यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पर। तो ये अपने अपने कक्ष में घूमेंगे, ये यहाँ पर घूमेगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो ये एक दूसरे से टकराने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। टकराते तो तब जब इनके पाथ इस तरह से होते, इनके पथ इस तरह से होते, तो एक इधर से यहाँ आता, दूसरा इधर से यहाँ आता, तब ये टकराते। लेकिन इनके पथ तो क्या है, समांतर हैं, कभी आपस में मिलते नहीं हैं, मतलब सौर परिवार के ग्रह आपस में टकराते नहीं हैं। दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ है कि सूर्य से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो कौन कौन से ग्रह आते हैं, उनके नाम क्या क्या है। तो उनके नाम आपको कुछ इस तरह से याद रखने हैं कि जैसे जैसे इनसे दूर जाते हैं तो इनके ग्रहों के नाम आपको थोड़ा सा लैंग्वेज से ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आते हैं शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी और उसके बाद आता है मंगल ग्रह। तो आपको ये याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार आपको याद रखने हैं अलग से। उसके बाद आपको चार अलग से याद रखने हैं कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, आपको इनको चार चार के जोड़ों में याद रखना है। पृथ्वी को आपने कितने नंबर पे लेके आना है, 3 नंबर पे। और दोस्तों आपको क्या करना है, बुध शुक्र ये याद रखने हैं, बुध और शुक्र। सबसे पहला जो ग्रह है वो क्या हो जाएगा, बुध, दूसरा जो ग्रह है वो क्या हो जाएगा, शुक्र, तीसरा क्या हो जाएगा, पृथ्वी। और जब शुक्र मना लिया और पृथ्वी पर आ गए तो ये काम क्या हो गया, ये तो काम हो गया मंगल। तो ये चार आपको याद रखने हैं। और दोस्तों ये जो चार हैं ये सूर्य के निकट रहते हैं। अब क्योंकि गैसें हैं, गैसों को जब खींचा जाए तो गैसें क्या होती है, एक दूसरे के पास पास आती हैं, तो ये एक दूसरे के पास आए रहते हैं। और अब सिंपल सी बात है कि जब गैसें बहुत ज़्यादा पास पास रहेंगी तो वो एक ठोस की तरह काम करने लग जाएगी। तो ये जो चार ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह बोला जाता है। आंतरिक ग्रह या सिर्फ आपको समझना है, लिखेंगे हम बाद में, आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है, साथ ही साथ इनका जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है कि इसमें कितना पदार्थ ज़्यादा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने देखा होगा कि एक लोहे का जो भट्टा होता है वो काफ़ी भारी होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि रुई है तो रुई, कॉटन अगर हम देखें तो उसका घनत्व कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बिल्कुल उस तरह से होता है कि घनत्व तो इनका ज़्यादा होता है और आकार इनका छोटा होता है। लेकिन जो बाहर के चारों हैं कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो चार ग्रह हैं इनको बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह भी कहते हैं। तो इनको बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह कहा जाता है। ये आकार में बड़े होते हैं और इनका घनत्व जो है वो कम होता है। तो दोस्तों आपने इनके ग्रहों के बारे में जान लिया कि ग्रह जो है 8 होते हैं और इनमें जो दो दो टाइप के इनको विभाजित किया गया है कि जो अंदर वाले 4 हैं उन्हें आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह कहते हैं, जो बाहर वाले 4 हैं उन्हें बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों और ये जहाँ जहाँ चक्कर लगाते हैं इनका जो भी पथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट से आपको ये डायग्राम बना लेना है। फटाफट से आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे कि इसकी थ्योरी में हमें क्या लिखना है, कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली हम कैसे लिखेंगे ये हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सौर परिवार के ग्रह, तो दोस्तों इसमें कुल 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों का आपस में टकराना संभव नहीं है। ये निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कक्ष कहा जाता है। चलिए ये भी एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कक्ष किसे कहते हैं, या ये जो ग्रह जिस पथ में चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कक्ष कहा जाता है। चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई।
सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः, पहले आपको 4 में याद रखने हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और दूसरा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए ये हम याद रखेंगे। आदि ग्रह है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो वैसे वैसे इस टाइप से ये आते जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2006 तक एक ग्रह था प्लूटो नाम का, तो उसको भी ग्रह बोला जाता था। यानी पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे 2006 से पहले, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से निकाल करके उसको कौन सा दर्जा दे दिया गया? बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। अब दोस्तों ग्रहों की एक रूल होता है कि वो एक दूसरे के पथ को काटने नहीं चाहिए, या आप एक दूसरे के पथ को नहीं काटेंगे। लेकिन दोस्तों जो बोने ग्रह होते हैं वो बाकी ग्रहों के, मान लीजिए कि इस टाइप से इनके कक्ष हैं, तो बोना ग्रह क्या करता है? इनके कक्षों को काटता है, यानी वो यहाँ से गुजरता है। लेकिन ग्रहों के पथ आपस में काटने नहीं चाहिए, इनका काट रहा था, इसलिए प्लूटो को जो है ग्रहों से बाहर कर दिया गया और किसका नाम दे दिया गया? बोने ग्रह। तो बोने ग्रह की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे ग्रह या ऐसे खगोलीय पिंड जिनके जो कक्ष हैं वो दूसरे ग्रहों के कक्ष को काटते हैं, क्या कहलाते हैं? बोने ग्रह कहलाते हैं। चलिए ये बात हमें समझ हो गई, आ गई कि 2006 से पहले तो प्लूटो ग्रह था, लेकिन अब प्लूटो क्या है? बोना ग्रह है, बोना ग्रह है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक ग्रह व बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आंतरिक या धरातलीय ग्रह सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह है। चलिए इनके क्यों इनको आंतरिक ग्रह कहा गया? क्योंकि ये तो एक तो आकार में छोटे हैं, दूसरा अधिक घनत्व वाले हैं, इसलिए इन्हें धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा बाह्य या गैसीय ग्रह किसको कहते हैं? तो सिंपल सी बात की बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्या है? बाहरी ग्रह है, ये आकार में बड़े और कम घनत्व वाले होते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब ग्रहों की बात हो रही है तो हमारे ग्रह के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें, पृथ्वी के बारे में। तो दोस्तों पृथ्वी के बारे में वैसे तो हम आगे आगे धीरे धीरे बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही बात हम जान लेते हैं, जो कि हमारा छठा क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी। तो दोस्तों पृथ्वी के बारे में बस 2 ही लाइनें कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां ग्रह है। तो आपको 2 चीजें कि सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा तथा आकार के अनुसार सौर मंडल का 5वां ग्रह पृथ्वी है। और पृथ्वी को दोस्तों जल ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो 3/4 हिस्सा है, यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो है इसके जल से घिरे हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसमें जल है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में बस इतना ही, पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं उपग्रह के बारे में। ग्रह हमने पढ़ लिए, सबसे पहले हमने सूर्य पढ़ लिए, फिर हमने ग्रह पढ़ लिए। अब बात करते हैं उपग्रह की कि उपग्रह क्या होते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या आ जाएगा कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो उपग्रह की परिभाषा तो हम पढ़ ही चुके हैं कि उपग्रह किसे कहते हैं कि ऐसे छोटे खगोलीय पिंड जो ग्रहों का परिक्रमण करते हैं या ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। और दोस्तों अब किसके कितने उपग्रह ये हमें याद नहीं रखना है, लेकिन क्या चीज़ याद रखनी है ये हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो हम उपग्रह की परिभाषा देख लेते हैं कि उपग्रह की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों ग्रहों की परिक्रमा करने वाले, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे खगोलीय पिंडों को
उपग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ें हमें याद रखनी है, सारों के हमें नहीं याद रखने। मेन हमने याद रखने हैं कि जब हम सूर्य की बात करें तो सूर्य से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो कौन कौन से ग्रह हमारे रास्ते में आते हैं। तो सबसे पहले तो पहला ग्रह जो आता है वो आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है पृथ्वी। तो दोस्तों पृथ्वी का एक उपग्रह है, एक बीच में लाइन छोड़ करके लिखनी है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है कौन सा, चंद्रमा। चलिए अब यहां से एक उपग्रह रखना स्टार्ट हो रहा है तो इससे पीछे वालों के कितने उपग्रह होंगे। तो यहां से उपग्रह रखने स्टार्ट कर रहे हैं तो इनके उपग्रह नहीं है। तो आपको ये लिखना है, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है कि क्या है, पृथ्वी से पहला उपग्रह स्टार्ट हो रहा है, पृथ्वी से पहले वालों का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपको क्या लिखना है कि बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट बात कि बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसी के साथ पृथ्वी का एक उपग्रह है। उसके बाद जो बाकी सारे आते हैं उनके तो कई सारे उपग्रह हैं। तो आपको लिखना है कि शनि व बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शनि और बृहस्पति हैं, उनके एक से ज़्यादा उपग्रह हैं और काफ़ी ज़्यादा उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह इन्हीं दोनों के हैं। चलिए बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। चलिए अब बात आ गई चंद्रमा की दोस्तों, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम चंद्रमा पर भी एक क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो हमारा किस पर होगा, चंद्रमा पर होगा। अब दोस्तों देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम चंदा मामा को रोज़ देखते हैं और उनके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, सूर्य को हम रोज देखते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्या है कि एक तो सबसे पास में है, पृथ्वी का सबसे निकट अगर हम बात करें तो सबसे जो पास में होगा, सबसे निकट गोलाकार आकाशीय पिंड जो है वो कौन सा है, चंद्रमा है। यहाँ पर दो चीजें आती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, तो अब चंद्रमा तो तारा नहीं है, तो सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सबसे निकटतम आकाशीय पिंड, तो वो कौन सा होगा, चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में हम पढ़ते हैं। यह सबसे पहली बात कि पृथ्वी का उपग्रह है। दूसरी बात कि पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। चलिए दो चीजें हमें पता चल गई। तीसरी चीज क्या है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना बड़ी है। यानी चंद्रमा पृथ्वी से 81 गुना छोटा है ये कह दें, या पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना बड़ी है ये हम कह दें, तो एक ही बात है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हम चंद्रमा पर जाकर के रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे काफ़ी पास में पड़ता है, तो क्या हम चंद्रमा पर भी जाकर के रह सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर जल व वायु का अभाव है, यानी सांस ही नहीं ले पाएंगे हम, वहाँ जल ही नहीं है, प्यास ही नहीं बुझा पाएंगे, कितना का पानी लेकर के जाएंगे अपने साथ वहाँ रहने के लिए। तो चंद्रमा पर जल व वायु का अभाव है। इसी के साथ साथ कि अतः चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है।
चलिए ये भी बात क्लियर होगी। उसके बाद है कि क्या चंद्रमा की जो धरातल है वो कैसा है, तो छठी बात कि चंद्रमा का धरातल, चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के समान उबड़ खाबड़ है, यानी उसका जो धरातल है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, पृथ्वी की तरह उबड़ खाबड़ है। अब पृथ्वी का कहाँ उबड़ खाबड़ है, तो पृथ्वी में कहीं पहाड़ है, कहीं नीचे जो है घाटी है, कहीं समतल मैदान है, तो इस तरह से जो है उबड़ खाबड़ है पृथ्वी के समान। चलिए 8 क्वेश्चन हमारे हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा की कलाएं पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन, जो छोटा सा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। उसमें अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में सब जानकारियां हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है कि जहाँ पर हमने आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों को अलग किया है, जहाँ पर हमने आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों को अलग किया है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर असंख्य छोटे छोटे पिंड जो है उनको अलग करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह से इधर वो छूकर पृथ्वी है, और यहाँ पर जो है बृहस्पति ग्रह है। तो दोस्तों इन आंतरिक और बाहरी ग्रहों को छोटे छोटे पिंडों की एक रेखा अलग करती है। एक रेखा, या हम ये कह दें कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित, यानी एक पट्टी है इनके बीच में जो इनको अलग करती है। और इस पट्टी में जो छोटे छोटे ग्रह, छोटे छोटे जो पिंड हैं, छोटे छोटे जो समूह हैं पिंडों के, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों ये पाई जाती है और इन ग्रहों को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे फटाफट से, और ये डायग्राम भी बना लेंगे कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच, यानी इन दोनों ग्रहों के बीच, इन दोनों ग्रहों के बीच जो है क्या पाई जाती हैं, क्षुद्र ग्रह। तो ये आप डायग्राम फटाफट से बना लीजिए कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित, एक पट्टी में स्थित एक्चुअल पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पिंडों के समूह को, यहाँ पर के समूह और डाल देना है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि आपने जो डायग्राम बनाया था, जिस यहाँ पर सूर्य था और सूर्य के चारों तरफ जो है वो बहुत सारे ग्रह थे। तो हम सारे नहीं बना रहे, हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह को इस तरह से अलग किए हुए कुछ छोटे छोटे पिंड हैं जो क्या करते हैं, ये ग्रह भी यहाँ पर परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ। तो ये जो बीच में छोटे छोटे पिंड है वो समूह के रूप में जब इनका परिक्रमा करते हैं तो इनका जो पूरा का पूरा समूह है, उन पिंडों को, मतलब जितने भी पिंड हैं सभी पिंडों को क्या बोला जाता है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। तो चलिए क्षुद्र ग्रह के बारे में आप जान गए कि बीच में एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि मलबे नुमा, मतलब बहुत छोटे छोटों का एक समूह, बहुत छोटे छोटे पिंडों का एक समूह पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब 10th क्वेश्चन में हम जानते हैं चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा क्या, कैसे, क्यों अमावस्या और पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए
अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की आकृति क्या है, दोनों की आकृति गोलाकार है और दोनों के दोनों किसके प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, सूर्य के प्रकाश से। अब दोस्तों ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी में अगर इधर से सूर्य की किरणें आती हैं, जब इधर से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं तो पृथ्वी का केवल ये हिस्सा जो है यहाँ पर केवल क्या होगा, प्रकाश होगा, और जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा। ये आप करके भी देख सकते हैं कि आप कोई भी लाइट में कोई भी बॉल को लेकर के जाते हैं तो बॉल का जो आधा हिस्सा है वहाँ पर प्रकाश होता है और आधा हिस्सा जो होता है उस पर अंधेरा होता है। और दोस्तों उसी तरह से अंधेरा मतलब रात, रात के समय क्या निकलता है, रात के समय निकलता है चंद्रमा। तो दोस्तों चंद्रमा में भी क्या होता है, यूं आधा आधा ही होता है, आधा ही प्रकाश होता है और आधा ही अंधेरा होता है। तो दोस्तों अंधेरे को हम ब्लैक कलर से यूं डार्क कर देते हैं कि इस हिस्से में जो है वो अंधेरा होगा, और यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह इस हिस्से में यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अंधेरा होगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो चंद्रमा से टकरा करके फिर पृथ्वी पर जाता है। अब कोई भी वस्तु है उससे टकरा करके जब धरती पर प्रकाश आएगा तभी तो ये हमें दिखेगी प्रकाशमान होती हुई। और ऐसा ही होता है कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकरा के, रात के समय सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकरा करके जब पृथ्वी पर पड़ता है तो जो प्रकाश हमें दिखता है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं चांदनी। तो दोस्तों ये हमें क्लियर हो गया कि चांदनी क्या होती है। जब सूर्य का प्रकाश चांद से टकरा करके पृथ्वी पर गिरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चांदनी। और इसी चांदनी की वजह से हमें चांद दिखाई देता है, ये हमें समझ आ गया। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि चंद्रमा क्या करता है, धरती की परिक्रमा करता रहता है, मतलब धरती के चारों तरफ यूं घूमता रहता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर आ गया, अब यही चंद्रमा उधर चला गया तो चंद्रमा तो बिल्कुल उसी तरह रहेगा। इधर से प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अंधेरा होगा। यहाँ पे अंधेरा होगा तो सूर्य का जो प्रकाश आएगा यानी जो चांदनी होगी वो यहाँ से टकरा के बाहर चलती जाएगी। धरती पे कोई भी इसका जो प्रकाश है, जो चांदनी है, वो नहीं आएगी। तो दोस्तों इस समय तो क्या होता है कि ये जो चंद्रमा है इसकी जो, क्योंकि इधर से अगर देखें तो हमें बिल्कुल गोल गोल दिखाई देगा, तो यहाँ पे तो हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, और यहाँ पर चंद्रमा नहीं दिखाई देता। मतलब यहाँ पे तो क्या होगा, अब यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं कि यहाँ पर तो हमें इस तरह से चंद्रमा दिखाई देगा। कौन सा चंद्रमा, प्रकाश वाला चंद्रमा। और यहाँ पे हमें चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। ये बात हमें क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो प्रकाश टकरा के आ रहा था, यहाँ पर कोई प्रकाश ही नहीं है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके नहीं आता तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अंधेरा अगर किसी चीज़ पर होता है तो वो चीज़ हमें दिखती नहीं है। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब ये तो हो गई जब बिल्कुल यहाँ और यहाँ हो। अगर इन स्थितियों में देखा जाए, यहाँ 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 की स्थितियाँ अगर देखी जाए तब क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब चंद्रमा यहाँ होगा तब भी कुछ ऐसा ही होगा कि इसका ये वाला हिस्सा अंधेरे में होगा और ये वाला हिस्सा प्रकाश में होगा। तब हमें कुछ इसका हिस्सा दिखाई देगा, तब हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। क्योंकि हमें बिल्कुल पतला सा हिस्सा इसका दिखाई देगा, बहुत ही कम हिस्सा इसका दिखाई देगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से टकरा करके आएगा, लेकिन आधा ही प्रकाश आएगा। तो यहाँ पर जो है सूर्य कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, यानी चंद्रमा जो है वो हमें आधा चंद्रमा दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे होता क्या जा रहा है कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा, अब ये बिल्कुल ना दिखाई देने से किधर जा रहा है, दिखाई देने वाले की तरफ। तो ये थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ से
ये किसकी तरफ जा रहा है? अंधेरे की तरफ, यानी नहीं दिखाई देने की तरफ, यानी छोटा होता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उसको भारत में क्या बोला जाता है? उसको भारत में बोला जाता है पूर्णिमा। और जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो उसे क्या बोला जाता है? अमावस्या। ये आप समझ लीजिए, इसकी थ्योरी हम लिखेंगे। पूर्णिमा और अमावस्या। अमावस्या में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे चांद थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है और फिर धीरे धीरे पूरा चांद दिखने लग जाता है। यानी अमावस्या से जब पूर्णिमा की तरफ चलते हैं तो चांद जो है दिखना, यानी चांद बड़ा होना शुरू हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कभी चांद छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा। तो धीरे धीरे जब अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है तो चांद का आकार बड़ा होना शुरू हो जाता है। और इस पक्ष को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा चक्र चंद्रमा लगभग 1 महीने में पूरा करता है, लगभग 1 महीने में। तो 15 दिन में तो शुक्ल पक्ष चलता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है। तो दोस्तों ये 15 दिन शुक्ल पक्ष चलेगा। और जब पूर्णिमा से अमावस्या आएगी तो चांद जो है वो थोड़ा मतलब छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो इस पक्ष को हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा, जब नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या। अमावस्या से पूर्णिमा जाए तो चांद का आकार बड़ा होगा, क्योंकि पूरा दिखना है ना उसे। अब नहीं दिखने से पूरे दिखने की तरफ जाएगा तो आकार बड़ा होगा, यानी उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष यानी पूर्णिमा से चांद दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई देने की तरफ जाना है तो उसका आकार छोटा होता जाएगा, वो हो जाएगा कृष्ण पक्ष। एक्चुअल में चंद्रमा होता तो पूरा ही है, उसका कुछ हिस्सा में दिखाई देता है और कुछ हिस्सा में दिखाई नहीं देता है। धरती पर चाहे दिन हो या रात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें दिन में भी चंद्रमा जो है छोटा या बड़ा दिखाई देता है। चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई। तो दोस्तों ये जो चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां होती है, पूरे महीने भर में चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां होती है, प्रतिदिन चंद्रमा की अलग अलग स्थिति होती है। इन्हीं चंद्रमा की स्थितियों को चंद्रकलाएं भी कहते हैं। तो ये डायग्राम आप इसको थोड़ा सा साफ सुथरा सा बना लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। इसको थ्योरी में कैसे लिखना है, जब आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा की कलाएं लिखिए तो आपको इसको थ्योरी में कैसे लिखना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों इसको थ्योरेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि पृथ्वी व चंद्रमा की आकृति लगभग गोलाकार होने के कारण दोनों के आधे भाग पर ही प्रकाश होता है व आधे भाग पर ही अंधेरा होता है, इतना हम लिख देंगे। उसके बाद महीने में एक बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है। भारत में इसे पूर्णिमा कहा जाता है, भारत में इसे पूर्णिमा कहते हैं, वैसे इसका नाम पूर्णिमा नहीं है। चलिए, तथा एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है तो उसे अमावस्या कहा जाता है। सेम भारत में इसे अमावस्या कहा जाता है। चलिए, पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता है, इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता है, इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूरे महीने में चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को देख करके उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसी के साथ धन्यवाद।